नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे बात करेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर अपना रुख जाहिर किया है। किसान आंदोलन पे अड़े हुए हैं। सरकार का ये कहना है कि बातचीत के जरिए क्लॉज टू क्लॉज बात करके हर एक इशू पे, हर एक लाइन पे, हर एक मुद्दे पे हम इस कानून पे बात करके उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कानून वापस करना कोई विकल्प नहीं है। कानून वापस नहीं होगा। किसानों की जिद है कि कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हालांकि जो बैठे हुए हैं वो कोई खेतों में काम करने वाले, वो मीडियोकर या जो गरीब किसान हैं वो नहीं हैं। ये वो हैं जो मंडी में बिचौलियों का काम करते हैं और इन छोटे किसानों के अनाज को अपने मुंहमांगे दाम पर उनको खरीदते हैं और मंडियों तक पहुंचाते हैं। उनके अनाज पे अपना आधिपत्य जमाते हुए उसकी रेट तय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई तक जो तीनों कानून है उस पर रोक लगा दी है। साथ ही ये भी कहा है कि जो भी कोई इस मसले को लेकर के सुलझाना चाहता है, समाधान चाहता है, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए हाजिर है, तैयार है। और इसको लेकर के एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के नेता को भी रखा गया है, मान सिंह को भी रखा गया है, और उसके साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी इसमें हैं, खाद्य नीति के जानकार भी इसमें हैं और सेठिया के भी तरफ से एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस कानून को, इस फैसले को हम नहीं मानते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द नहीं करती है तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। और वो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ भी नहीं मानते। उनके लिए इस देश का कानून कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से रिप्रेजेंट होने वाले कोर्ट में दुष्यंत दवे का तो नाम आपने सुना ही होगा कि राम मंदिर में किस किस तरह की टिप्पणियां उनके तरफ से आई थी। शाहीन बाग में जब वो रिप्रेजेंट हो रहे थे आंदोलनकारियों की तरफ से, तो किस किस तरह के वक्तव्य और पक्षकार बन के आ रहे थे वो, और किस तरह की उनकी दलीलें थी। और ठीक उसी तरह किसान आंदोलन में भी दुष्यंत दवे जब आए तो उनकी दलीलें भी कुछ इसी तरह की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको सोमवार को ये हिदायत दी कि आप किसानों के बीच, हम इस कानून पे रोक लगाने को तैयार हैं, लेकिन आप उन किसानों के बीच जाएं और उनसे आंदोलन खत्म करने को कहें। कम से कम जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो इस आंदोलन स्थल से वापस चले जाएं, अपने घरों को जाएं और इसकी पूरी रिपोर्ट लेकर हमारे पास आए। क्या आप ये आश्वासन हमें, सुप्रीम कोर्ट को यानी कि देते हैं? इन 4 वकीलों को कहा गया था। ये 4 वकील दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण का भी नाम आप जानते होंगे कि कितने बड़े एडवोकेट हैं और देश को अस्थिर करने के लिए वो कौन कौन सी चालें चलते हैं। वो किसानगिरी से या फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका बस मतलब है नरेंद्र मोदी की कट्टर विरोध करना। वो नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी हैं। कॉलिन गोंजाल्विस, आप इनका भी नाम अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कॉलिन गोंजाल्विस हमेशा ही चर्च और मिशनरीज के केस को लेकर के आगे आते हैं। जो कन्वर्जन होता है ट्राइबल्स एरिया में, और उसको लेकर के अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है, उसको लेकर के इनकी आवाज़ जो है वो बहुत ऊंची रहती है। इनको एमनेस्टी ग्रुप से काफ़ी पैसे भी आते हैं और ये भी इन किसान आंदोलन के एक वकील हैं जिन्होंने किसानों को ये सजेशन दिया था, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे और कॉलिन गोंजाल्विस ने, कि आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए कमेटी के समक्ष पेश नहीं होइएगा। उनसे बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सलाह है उन किसान यूनियन को, उनके वकीलों की तरफ से। और चौथे वकील जस्टिस फुल्का, माफ़ कीजिएगा, एडवोकेट फुल्का की अगर बात, एच.एस. फुल्का की अगर बात करें तो जब सिख नरसंहार हुआ था तो उनकी लड़ाई को लेकर के पूरे देश ने उनको सलाम किया था। और जिस तरह से इस लड़ाई को उन्होंने अकेले अपने दम पे लड़ा था और उसको इंसाफ के मंजिल तक पहुंचाया था, उसको लेकर के हर कोई उनके सामने नतमस्तक हो। लेकिन पता नहीं क्यों इस किसान आंदोलन को लेकर भी एच.एस. फुल्का किस तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जो नीतियां हैं कुछ
वो कानून परस्त नहीं लग रही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि कोर्ट को अपनी नोक पे रखना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान, आज की सुनवाई के दौरान आपको बता दूं कि ये चारों एडवोकेट, दुष्यंत दवे जो कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, प्रशांत भूषण आपके फॉर्मर मेंबर और उच्च पदों पर रहे हुए, और आज भी लेफ्ट ग्रुप को, जहां जेएनयू की बात आती है, जहां इस तरह के हंगामे होते हैं, जहां देश विरोधी आवाजें उठती हैं, वहां प्रशांत भूषण हाजिर हुए नजर आते हैं। कॉलिन गोंजाल्विस कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा जरिया जिसको बोल सकते हैं कि जो उसका समर्थक है ट्राइबल एरियाज में और बाकी जगहों पे, और एच एस फुल्का के लिए बहुत ही इज्जत है। और ये चारों नाम जो हैं, जब सुनवाई आज हो रही थी तो ये चारों एडवोकेट सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुए। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी, लेकिन इन्होंने लॉग इन नहीं किया। इसका मतलब साफ था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए बताया कि आप हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारे बात नहीं मान रहे हैं, आप हमारे हिसाब की बातें नहीं कर रहे, हमारे शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो हम आपको कुछ नहीं मानते हैं। मेरी बला से, मेरे जूते की नोक पे मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट कोई मायने नहीं रखता है। ये चारों वकीलों ने आज लॉग इन नहीं करके ये प्रूफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश को, कि हर सिस्टम को ये लोग किस तरह से चरमराना चाहते हैं। राकेश टिकैत की अगर बात करूं तो राकेश टिकैत न जाने कौन से वो भूमिका में नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके ही आसपास के गांव के जो किसान हैं उनको गालियां दे रहे हैं, पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत की यहाँ पे अपनी राजनीतिक मंशा है। वो राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं और इस आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो किसान यूनियन है उनका हाल आप जानते ही हैं। लेफ्ट लिबरल प्रोमोटेड ये किसान यूनियन प्रोटेस्ट को खत्म करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी से बात नहीं करेंगे, हमें बस इस कानून को रद्द करने के लिए ऑर्डर पास होना चाहिए। हमें सरकार के किसी भी सुझाव से कोई लेना देना नहीं है। जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो हमारे मतलब की नहीं है, और हम 26 जनवरी को अस्थिर करने के लिए, उस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं होता है। हालांकि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने के लिए स्वतंत्र है। समस्याओं को सुलझाना और सत्य जमीनी हालात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कौन से कदम उठा सकता है, इसलिए इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को हर फ्रीडम है, हर राइट है, और इसीलिए इस कमेटी का गठन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि आखिर सच्ची तस्वीर क्या है ये उन तक पहुंचे। ये कमेटी किसी को फांसी नहीं देने जा रही है, किसी को सजा नहीं दे रही है, बल्कि हर किसी की बात को सुनकर अपनी रिपोर्ट तैयार करी है, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस के अदालत में पेश किया जाएगा। और उसके आधार पे जो सुप्रीम कोर्ट है ये फैसला लेगा कि आखिर सरकार को किस तरह से अपने कदम बढ़ाने चाहिए, किन किन तरह के अमेंडमेंट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंदोलनकारी किसानों की ही बात सुनी जाएगी। जो किसान इस बिल के समर्थन में है या जिनको इस बिल के बारे में कुछ पता भी नहीं है, उनकी भी बातों को सुना जाएगा, उनके क्या विचार है उसको भी रखा जाएगा। साथ ही विपक्षी पार्टियों की भी क्या शिकायतें हैं उनको सुना जाएगा। सरकार इसमें अपनी क्या बातें रखना चाहती है उसको भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है कि वो कमेटी पे कोई विश्वास नहीं रखते, उनको सुप्रीम कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है। कमेटियां तो बनती रहती हैं और अपने मनमर्जी के हिसाब से रिपोर्ट पेश करते रहती हैं। कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस को कैग सीएजी पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस को पुलिस पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस को देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस को देश के राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस को किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस को किस पे भरोसा है? कांग्रेस को राहुल गांधी पे भरोसा है। इटली में बैठे हुए राहुल गांधी ट्विटर के जरिए भारत की राजनीति करते हैं, यहाँ पे
अस्थिर करने के लिए इस देश को हर षड्यंत्र रचते हैं। सोनिया गांधी कॉलिन गोंजाल्विस जैसे लोगों को मोहरा बनाकर सामने लाती है, और जब ऐसा लगता है कि अब शायद लोग राहत की सांस लेंगे, कोई समाधान निकलने वाला है, तो वो जिद एक पकड़वाती है कि नहीं, ये किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक वकील के तौर पे कॉलिन गोंजाल्विस ये नसीहत देते हैं, ये सलाह देते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कमेटी से बात नहीं करिए, आप सुप्रीम कोर्ट को अपने घुटनों पे रखिए, अपने जूते की नोक पे रखिए। ऐसी सलाह दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि इस देश के हर इंस्टीट्यूशन का किस तरह से ये लोग जो है अपमान कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं। इनकी मंशा इस देश को स्थिर करने की नहीं बल्कि अस्थिर करने की है। इनकी एक ही मंशा है कि देश बर्बाद हो जाए, सरकार अस्थिर हो जाए और पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम खराब हो जाए। इसके लिए शाहीन बाग जैसे आंदोलन भी चलाए गए और अब किसान आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको किसी चीज़ से परेशानी है, अगर वो किसी से भी बात करने के लिए राजी नहीं है, कोई समाधान निकालने के लिए राजी नहीं है, वो बोलता है कि नहीं, या तो तुम इस घर में रहो तो हम धरना देंगे, अगर ये धरना खत्म करना है तो तुमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसी शर्तें कोई रखता है, तो जाहिर सी बात है वो समस्या का समाधान नहीं चाहता है, बल्कि इस समस्या के साथ खेलते हुए नई नई समस्याओं को खड़ा करना चाहता है, क्योंकि मंशा घर बसाना नहीं, घर उजाड़ना है। और यही मंशा है प्रशांत भूषण की, यही मंशा है योगेंद्र यादव की। आप पिछले कई आंदोलन को देखेंगे, चाहे जेएनयू के वो टुकड़े टुकड़े गैंग के आंदोलन हो, चाहे जामिया में जिस तरह से सीए को लेकर के प्रदर्शन हुआ हो, चाहे शाहीन बाग में हुआ हो, या दिल्ली का वो दंगा हो, आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप है वो इसी तरह से रिएक्ट करता है। चाहे 370 को लेकर के वक्तव्य हो, चाहे राम मंदिर को लेकर के इनके स्टेटमेंट्स हो, कुछ इसी तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। उन सब के बीच में कांग्रेस के भी स्टेटमेंट्स ऐसे ही आते हैं, और आम आदमी पार्टी इसके बीच में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशता है। आपको बता दें कि जब पिछली बार जो पंजाब इलेक्शन हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे ही षड्यंत्र रचे थे, और खालिस्तान मुद्दे को खड़ा करके वो पाकिस्तान में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। पिछली बार जो कामयाबी नहीं मिली, उसके लिए ये पूर्व तैयारी है, पहले से तैयारी कर ली गई थी कि वो क्योंकि इंस्टेंट था तो शायद उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाया, लेकिन आज हमें किसी भी हाल में पंजाब पे कब्जा करना है, इसलिए शाहीन बाग मॉडल जो है दिल्ली कब्जाने के लिए बेहद दंगा जो है, वायलेंस जो है, आंदोलन जो है, चक्का जाम जो है, एक कारगर जो मॉड्यूल है वो सिद्ध हुआ था। और इस सिस्टम को अपनाते हुए हम यूपी और पंजाब को भी अनस्टेबल करेंगे। देखना ये होगा कि आखिर किस तरह से ये आंदोलन आगे जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कितनी अवहेलना ये किसान यूनियंस जो है करते हैं, खासकर राकेश टिकैत की तरफ से जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं वो बहुत बेहद सरप्राइजिंग है, बहुत आश्चर्यचकित करने वाले हैं। एक किसान नेता कम से कम इस तरह की बातें नहीं कर सकता है, जो जानता है कि उसके आसपास के किसान किस तरह से जो है वो मार खा रहे हैं कृषि नियमों में बदलाव नहीं आने की वजह से। 2 दशकों तक इस कृषि जो कानून है उसको लेकर के मंथन चला, वैज्ञानिकों की सलाह पे, अर्थशास्त्रियों की सलाह पे, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सलाह पे और उनके रिप्रेजेंटेटिव की सलाह पे ये कानून बनाया गया। लेकिन आज जब कानून बन गया तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस लेड स्टेट्स हैं उनको इससे प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र ने ये कानून बनाया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का अधिकार राज्यों को है। ये स्टेट प्रेरोगेटिव है कि वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करता है अपने राज्य में या नहीं। अगर पंजाब के किसानों को ये प्रॉब्लम है कि ये कानून उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो वो अमरिंदर सिंह के सामने उनको आंदोलन करना चाहिए कि आप इस कानून को पंजाब में लागू नहीं कर सकते हैं। अमरिंदर सिंह को उनकी बातों को मानते हुए पंजाब में ये लागू नहीं करना चाहिए। ये मोदी सरकार के सामने इनका आंदोलन जो है बेमायने है। स्टेट के सामने नहीं करके वो दिल्ली को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली पे पूरे विश्व की निगाहें रहती हैं और विश्व में ये दिल्ली के में ये हंगामा खड़ा करके भारत का नाम खराब करना चाहते हैं।
अपील है इन किसानों से, खासकर जो हमारे किसान भाई हैं जो इसके बिल के समर्थन में हैं, जो जानते हैं कि जो ये आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं फंडेड आंदोलन है, फेक आंदोलन है और खालिस्तान मुद्दे को जगाने के लिए किया जा रहा है। मेरे पंजाब भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप संभल जाइए। आपने देखा है कि किस तरह से पंजाब जला है 80 और 90 की दशक में। पंजाब को एक बार फिर बर्बाद नहीं होने दीजिए, पंजाब में आग नहीं लगाइए। पंजाब खुशहाली का प्रतीक है, पंजाब समृद्धि का प्रतीक है और इस समृद्ध पंजाब को और समृद्धशाली बनाइए। उसका एक एक नागरिक जो है नियमों को, पॉलिसियों को लेकर के, योजनाओं को लेकर लाभान्वित होना चाहिए। इसमें आपको दर्द नहीं होना चाहिए, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये देश का, पंजाब का विकास देश का भी विकास है, लेकिन कुछ लोग जो पंजाब के नाम पर ये आंदोलन करके पंजाब की छवि को फिर से खराब करना चाहते हैं, उन लोगों से बचिए, उनका विरोध कीजिए। यूपी के लोगों, इस राकेश टिकैत को मजे चखाने की जरूरत है। यूपी के किसान भाइयों, मेरे किसान भाइयों, राकेश टिकैत जो आपके नाम पे, आपके नाम को खराब कर रहा है कि यूपी के जो किसान हैं वो इस आंदोलन में उतरे हुए हैं, उसको मजा चखाइए, उसके विरोध में खड़े हो जाइए, एकजुट होकर खड़े हो जाइए। और पूरे देश के किसानों से अपील है कि समाधान निकालने के लिए सामने आइए। ये जो उलझने ये कुछ लोग जो पैदा करना चाह रहे हैं वो आपके फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए करना चाह रहे हैं, और ये उनका फायदा कम, किसी और देश का फायदा ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि भारत उभरती हुई वो ताकत बन रहा है, भारत उभरती हुई वो शक्ति है जिसको कई देशों के आंखों में ये शक्ति जो है, ये जो ताकत है, ये मजबूती है, ये स्ट्रेंथ है, ये विकास है, वो चुभ रहा है। वो भारत को नीचे देखना चाहते हैं, लेकिन हमें एकजुट होना है। इस विकास की रफ्तार को रोकना नहीं है। जब तक गांव विकसित नहीं होगा, जब तक हमारे किसान भाई माला माल नहीं होंगे, तब तक ये देश समृद्धशाली नहीं होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक किसान अपने अन्न से जो सोना उपजाकर दूसरों को लाभान्वित करता है, जो अन्न उपजाकर दूसरों की पेट भरता है, उसका गोदाम भरा रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का हमारा ये सिलसिला जारी रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके हमारे बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे, ये संवाद का सिलसिला जारी रही। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।